Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11's NCERT Indian Constitution at Work and we are on chapter 7 Federalism. So Federalism में हम पढ़ रहे थे, हमने फर्स्ट सेशन में फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था व्हाट इज़ फेडरलिज्म. बेसिक डेफिनेशन देखी थी, हमारे यहाँ का इंडियन फेडरलिज्म अब तक क्यों फ्लरिश हुआ और अब तक क्यों चल रहा है वो भी डिस्कस किया था. नाइजीरिया, वेस्ट इंडीज़ का एग्जाम्पल देख लिया था. आज बात करेंगे हम फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमें भारत के संविधान ने किस तरह के फेडरलिज्म की बात की है वो, और किस तरह हमने डिवीजन ऑफ पावर किया यानी कि स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, है ना. ये सब हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे. आने वाले सेशंस में हम पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ किस तरीके का फेडरलिज्म है, यानी कि हमारे जो फेडरलिज्म है दैट इज़ फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना. ऑल्सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडियाज फेडरल सिस्टम एंड देन स्पेशल प्रोविजंस ऑफ जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं कुछ स्टेट्स को, एंड स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर का मॉडल समझेंगे क्योंकि ये भी हाईलाइट में है और सिंस आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. सो वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले सेशंस में. आज के लिए टॉपिक है फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो देखिए, अगर हमें समझना है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरलिज्म तो हमें समझना होगा कि हमारे जो लीडर्स थे, और चाहे वो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के लीडर्स हों या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हों, कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था. जब नेशनलिस्ट मूवमेंट के लीडर्स थे तो उनको पता था कि हमारी कंट्री बहुत लार्ज है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वी लिव इन अ वेरी डाइवर्स सोसाइटी. ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी फेडरेटिंग यूनिट्स हों उनमें कुछ स्पेशल पावर्स हों एंड एट द सेम टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट हो जो कि इनको एक साथ बना के रखा रहे. तो क्योंकि देखो डाइवर्सिटी है तो देयर आर हाई चांसेस कि ये जो यूनिट्स है वो सेपरेट होने की बात करेंगी. सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि किस एक्सटेंट में इन यूनिट्स को, इन स्टेट्स को, इन फेडरेटिंग यूनिट्स को पावर दी जाए और किस एक्सटेंट में ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करे. सो पार्टीशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास सवाल आया कि उसको गवर्नमेंट को फ्रेम करना है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेपरेट द पावर्स ऑफ द स्टेट. क्यों मैंने यहाँ पे क्यों बात की पार्टीशन की, क्योंकि भाई पार्टीशन हुआ था, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ यू नो वेयर the federating unit is dividing itself and asking for an independence from the state. तो लेकिन पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान का इट्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ टुडे. हमारे देश में अगर हमारा कोई स्टेट अगर सेपरेशन मांगने लगे तो दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट. बट ऑल दो देयर आर सेवरल चांसेस एंड पॉसिबिलिटीज़ कि यूनिट्स जो है इंडिपेंडेंस मांगे और अलग होना चाहें, क्योंकि डाइवर्सिटी तो ऑफकोर्स है ही है. सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था फेडरल सिस्टम जो इंडिया ने अडॉप्ट किया, क्योंकि और जिस तरह का रिलेशन हमने रखा हमारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, वो रिलेशन बेसिकली है ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेशन. ओके, दैट इज़ हाउ वी आर रनिंग राइट नाउ. सो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल्दो ये बात आपको याद रखनी है, फेडरेशन वर्ड फेडरल कहीं पर भी यूज़ नहीं किया गया है. ये यूपीएससी का फेवरेट सवाल है, कहीं ना कहीं पूछ लिया करते हैं आपसे कि फेडरेशन है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेटमेंट्स में पूछ लेंगे. सो फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया, लेकिन आर्टिकल 1 सबसे पहला आर्टिकल क्लॉज 1 दिया हुआ है, इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट. अब यूनियन ऑफ स्टेट से ही उन्होंने फेडरेशन की बात कर दी. यहाँ पे ये बोल दिया ना कि भारत ऐसा होगा जो कि एक यूनियन होगा राज्यों का, मतलब राज्य तो होंगे और राज्यों में कुछ ना कुछ उनको पावर दी जाएगी. सो इस तरह से हमारे यहाँ फेडरेशन डिफाइंड है. और स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयरफॉर शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल. ये पूरा लिखा हुआ है आपके आर्टिकल 1 में, ठीक है. ये स्टेट्स और टेरिटरीज जो भी होंगी फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड होंगी. सो यहाँ पे आपको याद रखना है क्या, कि हमारे यहाँ टर्म फेडरल और फेडरेशन और फेडरलिज्म कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. नाउ लेट्स ट्राई टू डिस्कस द डिवीजन ऑफ पावर्स. किस तरह से डिवाइड किया गया है पावर्स. सो देर आर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स क्रिएटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे भारत ने 2 तरह के गवर्नमेंट बनाए हैं. एक बनाया है यूनियन गवर्नमेंट और एक बनाया है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है. हमने देखो यूनियन गवर्नमेंट का बहुत सा मेजर पार्ट क्लास 11 के एनसीईआरटी में पढ़ लिया. प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिस्टम हमने बेसिकली समझ लिया है. सिमिलर टाइप का सिस्टम आपको स्टेट गवर्नमेंट में भी देखने मिलता है, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे चेंजेस होते हैं, वो मैं आपको आगे आगे बताते जाऊँगी. सो देखो, एक ये जो यूनियन गवर्नमेंट है दिस इज़ फॉर एंटायर नेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है. एंड देयर इज़ वन स्टेट गवर्नमेंट जो कि हर एक स्टेट की अलग अलग होती है.
दोनों के पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, दोनों को क्लियरली उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके एरियाज़ हैं हमारे संविधान में स्पेसिफाइड हैं। इन दोनों के बीच में अगर किसी तरह का डिस्प्यूट्स आता है, ठीक है, यानी कि किसको कौन सा पावर यूज़ करना है, कौन सा किस सब्जेक्ट पे रूल बना सकता है, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन करेगा? जुडिशरी। ये हमने पढ़ा था ना, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन टू और मोर स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ये जो डिस्प्यूट्स होगी दोनों के बीच में वो रिजॉल्व करेगी जुडिशरी। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ने डिमार्केट किया है वेरी क्लियरली क्या क्या सब्जेक्ट्स किस किस के अंदर आएंगे। लिस्ट के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, अब तक आपको याद ही हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट दी हुई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो इन तीनों लिस्ट में आपको पता ही है, यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। सो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिवीजन ऑफ पावर का, दैट इज़ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पावर्स। सो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पावर्स जो हैं वो दे आर मेजरली सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपको याद रखना है। एंड स्टेट के पास बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट रेवेन्यू रिसोर्सेज की जब बात आती है वो थोड़ी कम होती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि स्टेट डिपेंडेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के किस चीज़ से, ग्रांट के लिए। ओके, नाउ लेट्स सी कि किस लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट हैं। एक मेजर ओवरव्यू आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस लिस्ट में किस तरह की चीज़ें हैं। यूनियन लिस्ट, इस पे क्या होगा, यूनियन लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉज ऑन दी सब्जेक्ट्स। ओके, इसमें सब्जेक्ट्स कैसे होंगे, इसमें सब्जेक्ट्स होंगे जैसे कि डिफेंस और एटॉमिक एजेंसी। अभी देखो डिफेंस नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ही मेजरली इसको रूल करेगी। एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स भी, अब देखो हर एक स्टेट अलग रिलेशन तो बनाता नहीं है ना दूसरे देशों से। हमारा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंडिया को एज अ देश बोलते हैं, तो हम एज अ इंडियन गवर्नमेंट, एज अ इंडिया ही दूसरे रिलेशंस, सपोज अगर हमें यूके के साथ रिलेशंस बनाने तो हम इंडिया के साथ रिलेशंस बनाएंगे, ना कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के साथ, ठीक है, इस तरह से। और वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, एयरवेज, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी एंड कॉइनेज, ये सब आते हैं आपके यूनियन लिस्ट के अंदर। टॉकिंग अबाउट स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो कि सिर्फ नॉर्मली स्टेट लेजिस्लेचर उस पर लॉ बना सकता है। ये मैटर्स कैसे हैं, एग्रीकल्चर, देखो लोकल सब्जेक्ट है। पुलिस, ये याद रखना है, पुलिस आती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं पुलिस वगैरह के, पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो आपने देखा होगा न्यूज़ डिबेट्स में लोग पुलिस को, अगर पुलिस का रोल अच्छा नहीं होता है तो स्टेट गवर्नमेंट को जो है ब्लेम करते हैं। सो इस तरह से। फिर प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइव स्टॉक एंड हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। ये किसके अंदर आती हैं, ये सब आती हैं आपके स्टेट लिस्ट में। इस मैटर पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। अब बात करें कॉन्करेंट लिस्ट की, इस पे दोनों ही बना सकते हैं। देखो एजुकेशन, आपने देखा होगा ना आपके स्टेट में कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी होगी, यानी कि स्टेट बोर्डिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं, और एक होता है कुछ स्कूल्स होते हैं जो कि CBSE से अफिलिएटेड होते हैं। तो दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं। फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन द एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, एडल्ट्रेशंस, एडॉप्शंस एंड सक्सेशंस, ये सारी चीज़ें कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं। दोनों यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस पे लॉज बना सकती हैं। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर होती है रेसिड्यू पावर। ये आपने टर्म सुना होगा। अब ये क्या होती है, ये ऐसे रेसिड्यू पावर्स होते हैं जो कि ये जो पावर होती है सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है। ऑन वॉट मैटर्स, ऑन द मैटर्स विच आर नॉट इन द लिस्ट। देखो अभी ज़रूरी तो है नहीं कि सारे मैटर्स लिस्ट में मैंशनड हों, कुछ मैटर्स इवॉल्व होंगे और कुछ मैटर्स तो ऑफकोर्स छूट गए होंगे। तो वो सारे मैटर्स जैसे कि साइबर लॉज, अब ये साइबर लॉज, साइबर और इंटरनेट और ये सारी चीज़ें तो बाद में इवॉल्व हुई हैं ना, तो इनके थ्रेट्स भी बाद में इवॉल्व हुए हैं। तो दैट इज़ वाई इनकी इंपॉर्टेंस भी हमें बाद में पता चली कि इनसे रिलेटेड भी मैटर्स निकालने, इनसे रिलेटेड भी लॉज निकालने चाहिए। सो इस तरह से दीज थिंग्स कम्स अंडर द रेसिड्यूरी पावर्स जो कि यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होगी। सो गाइज आज के सेशन में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली।
फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कैसे डिवीजन ऑफ पावर है, ये तीनों लिस्ट जो हमने पढ़ी हैं, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ऑल्सो द रेसोल्यूटरी पावर टू सम एक्सटेंट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा. ऑल्सो आगे वाले सेशंस में हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट इन इंडियाज़ फेडरल स्ट्रक्चर, एंड ऑल्सो आगे जाके हम स्पेशल प्रोविजंस भी पढ़ने वाले हैं. सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स. Also download our Sprint UPSC app to practice book, chapter and topic wise. Remember, just reading books or watching videos won't help unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, एंड साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से आपको मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.